हेलो भी राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर 23 है। 23वां क्वेश्चन पेपर है और ये है जूनियर कोच फुटबॉल 2016 में हुआ था। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। युवा दिवस 12 जनवरी को। और महिला सशक्तिकरण दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। और ये जो 2019 में ना एंग्लो इंडियन जो अलग से राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के जो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था वो प्रावधान अब समाप्त कर दिया है। कब से? 2019 से। ये जो 552 सदस्य है ना ये किस तरह से होंगे? देखो, इनमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, मतलब 530 सदस्य तो राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्रों से मतलब चुने हुए आएंगे। और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे। 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था वो अब 2019 में समाप्त कर दिया उस प्रावधान को। तो अब जो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या है ना वो होगी भाई अब 500 हो जाएगी। कितनी होगी? 550 नहीं, 500 निश्चित की गई है। और जो 552 थी ना उनमें से 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे उनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया। तो ये होगी 550 सदस्य हो जाएंगे। अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 550 हो जाएगी। पहले 552 थी। जो 2 एंग्लो इंडियन थे ना, राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था वो प्रावधान अब 2019 से समाप्त कर दिया है। तो अब अधिकतम संख्या कितनी होगी? 550। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर 100% है? तो किस राज्य में साक्षरता दर 100% है? तो ये है केरल में। केरल में है सबसे ज्यादा साक्षरता दर। फिर सेकंड नंबर पे है मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और प्रौद्योगिकी समावेशन, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी समावेशन ये दोनों आएगा भाई इसमें। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। इसकी कब शुरुआत की गई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? यूरोप में। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप में हुई थी। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और यह कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? यूरोप में। ऑस्ट्रिया और सर्बिया ने इस युद्ध की शुरुआत की थी 28 जुलाई 1914 को। शीत युद्ध किन के बीच में था? तो देखो, शीत युद्ध किन के बीच में था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था। शीत युद्ध किन के बीच में था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। शीत युद्ध शब्द वाल्टर लिपमैन नामक विद्वान द्वारा दिया गया था। तो शीत युद्ध शब्द पूछे किसने दिया था? तो वाल्टर लिपमैन नामक जो विद्वान था उसने दिया था। इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे तत्व शामिल थे। मतलब हथियारों से एक दूसरे से लड़ाई नहीं हुई थी। वैसे राजनीतिक विश्वास, कूटनीति, जासूसी, मनोवैज्ञानिक, इस तरह इसको क्या बोला जाता था? शीत युद्ध। वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूकता।
तो इसका क्या है, वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूकता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, तो ये है 940। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो ये जीता था अमर्त्य सेन ने। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है ना, तब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण होगा, सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन को हमें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। तो सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि वह एसिड ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि वह, देखो इसका एक, वह एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। वह क्या करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। LiCl किस वजह से कार्बनिक विलायक में विलय है, तो किस वजह से है, सहसंयोजी बंधन। जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या होता है, नीले हरे रंग का यौगिक बनता है। क्या होता है, नीले हरे रंग का यौगिक बनता है। म्यूकर फफूंद में पोषण है, तो क्या है, ये है एदा। प्राणी संभोजी, क्या होगा, म्यूकर फफूंद में पोषण क्या है, प्राणी संभोजी है। म्यूकर एक प्रकार का कवक है और यह पौधा सड़ी गली चीजों पर उग सकता है। तो ये क्या है, फफूंद क्या है, जो गली सड़ी चीजें होते हैं उन पर उगता है। यह सफेद मटमैले रंग का दिखाई पड़ता है और कई शाखाओं में बंटकर कवक जाल बनाते हैं। इसमें पोषण प्राणी संभोजी होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, पोषण प्राणी संभोजी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पानी के परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा जुड़ा हुआ है, जाइलम दारू। यह उत्तक पौधों के जड़ तनाएं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, इनसे बना होता है। ये गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, ये होगा चयनात्मक पुनः अवशोषण और अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो देखो, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग है। जो गुर्दा है वो क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। गुर्दा क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी पदार्थों को हटाने, साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, चयनात्मक पुनः अवशोषण और अति सूक्ष्म निस्यंदन। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के बारे में कौन सा सत्य है, उसका मूल्य 1 से कम अथवा 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण मुख्य निर्मित आवर्धन का मूल्य 1 से अथवा 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। तो उसका मूल्य 1 से कम अथवा 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है, सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है,
तो सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है? लाल रंग। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। इसमें बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का विक्षेपण तो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो जब श्वेत प्रकाश कांच की प्रिज्म पर गिरता है तब सबसे कम विचलित रंग कौन सा होगा? लाल। और सबसे अधिक विचलित कौन सा होगा? बैंगनी। यदि प्लस अपि शब्द का संधि है यद्यपि, तो क्या होगा? इसका होगा संधि है यद्यपि। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? मोहन सोता है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है मोहन सोता है। देखो, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना आदि। चलना, फिरना, दौड़ना, सोना, ये सब क्या होंगे? अकर्मक क्रिया होंगी। तो मोहन सोता है क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? विटप। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है विटप। इसके और भी देख लो भाई, तरु, द्रुम, पादप, वित्प, अगम, पेड़, गाछ, ये इसके सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा? इसमें होगा भाई अव्ययी भाव। देखो, आजीवन, यथा संभव, ये आ उपसर्ग लग जाएगा ना, उसमें अव्ययी भाव समास होगा। यथा, आ, भर पेट, इस तरह से आजीवन समास में, आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। निंदा शब्द का विलोम है। तो निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा शब्द का विलोम होगा स्तुति। संकल्प में उपसर्ग लगा है। तो संकल्प में उपसर्ग लगा है तो क्या उपसर्ग लगा है? सम प्लस में कल्प, तो सम उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा? सम। सम, ये इसमें ये अलंत हो रहेगा भाई। सम प्लस में कल्प, तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ होता है। तो बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वायदे का पक्का।